नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मंडल 2.0 की सियासत पर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यही वजह है कि कर्नाटक चुनाव के जरिए 2024 की सियासी बिसात बिछाई जा रही है। बीजेपी ने 2014 में जिस सियासी समीकरण से कांग्रेस को देश की सत्ता से बेदखल किया था, अब कांग्रेस भी उसी एजेंडे के तहत आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए ताना बाना बुन रही है। अपने खोए सियासी जनाधार को वापस पाने की हर संभव कोशिश में जुटी कांग्रेस मंडल बनाम कमंडल की राजनीति शुरू कर चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में जातिगत जनगणना की मांग कर सिर्फ दलित ओबीसी वोटों को साधने का दांव ही नहीं चला, बल्कि विपक्षी एकता और बीजेपी को घेरने की रणनीति भी तय कर दी। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले देश में मंडल बनाम कमंडल की आहट सुनाई देने लगी है। बीजेपी के हिंदुत्व के जवाब में विपक्ष जातीय कार्ड खेलने में जुटा है। फिर से जाति आधारित जनगणना पर राजनीति शुरू हो गई है। बिहार सरकार की ओर से पहले ही राज्य में जाति आधारित सर्वे कराए जा रहे हैं। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जाति आधारित जनगणना की वकालत की है। उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी और दलित कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की चुनौती दी। साथ ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी से आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने की मांग की है। राहुल ने ये दावा किया कि केंद्र सरकार में सचिव के रूप में केवल 7% अन्य पिछड़ी जातियां, दलित और आदिवासी हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जितनी आबादी उतना हक। जातीय जनगणना हर वर्ग को सही प्रतिनिधित्व देने का आधार है, वंचितों का अधिकार है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यही वजह है कि कर्नाटक चुनाव के जरिए 2024 की सियासी बिसात बिछाई जा रही है। बीजेपी ने 2014 में जिस सियासी समीकरण से कांग्रेस को देश की सत्ता से बेदखल किया था, अब कांग्रेस भी उसी एजेंडे के तहत आगामी लोकसभा चुनाव के लिए ताना बाना बुन रही है। राहुल गांधी ने जाति आधारित जनगणना की वकालत और जितनी आबादी उतना हक की मांग उठाकर ओबीसी और दलित कार्ड खेल दिया है। राहुल ने आरक्षण की अधिकतम 50% लिमिट को भी खत्म करने की मांग कर डाली। मोदी सरकार जातीय जनगणना कराने के लिए रजामंद नहीं है। कांग्रेस को लग रहा है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बीजेपी को घेरा जा सकता है। जनगणना मुद्दे पर विरोध और समर्थन के पीछे सारा खेल सियासत से जुड़ा है। जातिगत जनगणना के समर्थन के पीछे पिछड़ी जातियों के वोट बैंक का है, जिनकी आबादी 52% से ज्यादा बताई जाती है। विरोध के पीछे उच्च जातियों का दबाव है, जो बीजेपी का परंपरागत वोटर माने जाते हैं। इसे बीजेपी नाराज नहीं करना चाहती है। दरअसल मोदी सरनेम वाली टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को हुई सजा के बाद बीजेपी इसे ओबीसी समुदाय का अपमान बताकर कांग्रेस को घेर रही थी। ऐसे में राहुल गांधी ने रविवार को कर्नाटक में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम अगर ओबीसी को ताकत देना चाहते हैं तो पहले ये समझना होगा कि देश में ओबीसी कितने हैं। अगर हमें यही नहीं मालूम तो उन्हें ताकत कैसे दे सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना के जरिए बड़ा सियासी दांव चला है। कांग्रेस इस बहाने एक तरफ बीजेपी को घेरने और दूसरी ओर बीजेपी को दलित विरोधी कटघरे में खड़े करने की कवायद में जुटी है। इस मुद्दे के बहाने कांग्रेस विपक्ष के सियासी छत्रपों को एकजुट करने की भी कवायद कर रही है। जातिगत जनगणना की डिमांड कर राहुल गांधी आरजेडी, डीएमके, जेडीयू, सपा, आरएलडी, जेएमएम जैसे राजनीतिक दलों को एकजुट करने की है, क्योंकि ये सभी क्षेत्रीय दल जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। बिहार की नीतीश सरकार राज्य स्तर पर जातिगत जनगणना करा रही है, तो यूपी में अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर आक्रामक रुख अपना रखा है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन और जेएमएम के हेमंत सोरेन लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। बीजेपी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को धार दे रही है। 2024 के चुनाव में राम मंदिर को बीजेपी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर लोगों के सामने रख सकती है। ऐसे में मंडल बनाम कमंडल का पॉलिटिकल एजेंडा सेट किया जा रहा है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को लगता है कि जाति आधारित जनगणना के जरिए बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के राजनीतिक चक्रव्यूह को तोड़ा जा सकता है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक में विपक्षी दल जातिगत पॉलिटिक्स का एजेंडा सेट कर रही हैं, जिसके लिए चाहे जातिगत जनगणना का मुद्दा हो या फिर रामचरितमानस की कुछ चौपाई का, विपक्ष एक बात बखूबी जानता है कि बीजेपी को सिर्फ
जाति की पिच पर ही घेरा जा सकता है और सियासी मात दी जा सकती है। ऐसे में जातीय जनगणना के मुद्दों को धार देना शुरू कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो जातिगत आधारित जनगणना की मांग यहां पर राहुल गांधी भी तय करने लगे हैं और उन्होंने एक एजेंडा भी सेट कर दिया है विपक्ष को लेकर। यह समझा जाए कि अब हिंदुत्व बनाम आरक्षण होगा आगे की लड़ाई। और कितनी सही है, क्योंकि अब तक आरक्षण को लेकर कई बातें कही जाती रही हैं, अपनी अपनी तरह से इन्हें भुनाने की कोशिश की जाती रही है, इस पर सियासत होती रही है, लेकिन सोल्यूशन अभी तक कोई निकला नहीं है। इसको देखना होगा कि भैया अगर आप बात कर रहे हैं इस तरह के आरक्षण की, तो उसका सोल्यूशन क्या निकला, कितना फायदा किसको पहुंचा, किस जाति को कितना फायदा पहुंचा। जब पता ही नहीं है किसी बात को कि किस जाति का कितना वहां पर प्रभाव है और किस जाति का कितना आरक्षण बनता है, किसको कितना हक दिया जाना चाहिए, तो कैसे, कोई आंकड़ा तो होना चाहिए ना। इस पर अब मांग उठने लगी है। 4 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे, जिनसे इन सारी बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे, सियासत को भी समझने की कोशिश करेंगे और हकीकत जो है धरातल पर वो क्या उसको समझने की कोशिश करेंगे। संदीप दुबे भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस की तरफ से रत्नेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश श्रीवास्तव प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, कुंवर अजय सिंह प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहले हम संदीप जी आपके पास ही आना चाहेंगे और समझना चाहेंगे, राहुल गांधी ने अभी एक दांव खेला है, यानी एक एजेंडा भी सेट कर दिया है, विपक्ष को लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि इस रास्ते पर आगे की पूरी रणनीति तय होगी, आगे का रास्ता तय होगा। देखिए, दो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में हर 10 साल पे जातीय जनगणना होती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा होती है, लेकिन ये सार्वजनिक नहीं किया जाता। उसके पीछे ये कि सरकार जितनी भी, राज्य सरकार या केंद्र सरकार जितनी भी योजनाएं चलाती हैं, तो उनकी लाभार्थियों की संख्या है, वो संख्या के अनुरूप अनुसार ही चलता है और उसका लाभ पहुंचता है। तो उसमें नुकसान क्या है अगर सार्वजनिक कर दिया जाता है? कांग्रेस ने, आप कुछ पूछ रहे थे, पूछ लीजिए। मैंने कि अगर उसमें नुकसान क्या अगर सार्वजनिक किया जाए? मैं बता, भारत, हम सब भारतीय हैं और भारतीय होने पे हम सबको गर्व है। अगर इस देश में विकास के नाम पे राजनीति हो, देश को बेहतर बनाने के नाम पे राजनीति हो, देश को आगे ले जाने की राजनीति हो, तो हम एक भारत और एक भारतीय होकर अगर काम करेंगे तो ही हम भारत को मजबूत बना सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। चलिए, ये बात आपकी, अगर ये बात हम संदीप जी आपकी मान भी लेते हैं, अगर ये बात आपकी मान लेते हैं हम, तो हिंदुत्व का रास्ता किस विकास की तरफ ले जाता, बताइए। हिंदुत्व तो भारत की आत्मा है। देखिए, इस दोनों विषय को एक साथ मत जोड़िए सर, फिर तो अन्याय हो जाएगा। हिंदुत्व भारत की आत्मा है। यहाँ कोई भी जातियां जो रहती है सनातन परंपरा का पालन करती हैं, और सनातन परंपरा हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य। हम जन्म लिए हैं और हमारे पूर्वज यहाँ सनातनी है। यहाँ कोई जाति वाला हो, कोई धर्म वाला है, वो सारे के सारे लोग सनातनी है। तो अगर उस विषय में सनातनी बात कहते हैं, मैं अपने पिता का नाम, मेरा पिता का जो नाम है वो लेता हूँ और उसमें गर्व महसूस नहीं करता, तो ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। तो मुझे तो अपने पिता का नाम लेना चाहिए और गर्व महसूस करना चाहिए, ताकि पिता को लगे कि उसने एक अच्छा पुत्र जन्म लिया है, उसको भी गर्वान्वित महसूस होने का अवसर मिले। मैं एक बात कह के समाप्त करता हूँ। कांग्रेस ने इस देश में जो राज किया, वो जातियों के गणित पे राज किया। उसने शतरंज भी जातियों के हिसाब से बैठाई। राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ, वो भी अपराधीकरण की देन कांग्रेस की है, क्योंकि जातियों के वर्गीकरण पे आपराधिक वर्गों का जन्म हुआ। दूसरी बात, आप ये कहना चाहते हैं, जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। आप ये कहना चाहते हैं ये सारी चीजें कांग्रेस ने तय कर दी, बाबा भीमराव अम्बेडकर का इसमें कोई रोल नहीं, उनके साथ जिन लोगों ने सारा संविधान लिखा उनका कोई रोल नहीं, ये सारी बातें सब बेकार की बातें। संविधान विमुक्त तो मैं बात कर नहीं रहा हूँ ना। हाँ। मैं संविधान सम्मत बात कर रहा हूँ। हमने ये कहा कि जातिगत व्यवस्था को जिस तरह से इस्तेमाल अगर किसी ने किया इस देश के अंदर, भारत को टुकड़ों में, जातियों के टुकड़ों में बांट के, तो वो कांग्रेस सरकार। अच्छा, और 10% जो आरक्षण दिया आर्थिक आधार पर, वो किसने दिया? आरक्षण, देखिए, आरक्षण को शायद स्वीकार इसलिए करना पड़ेगा इस देश में कि गरीबी तो हर तबके में है ना साहब। गरीबों को देखिए, इंदिरा जी आई गरीबी हटाओ के नारे पे, दोबारा जब जेपी आंदोलन के बाद जब आई थी, उनका ये नारा था। तो गरीबी आरक्षण एक ही है क्या? उसकी मूल सरकार की भावना होती है कि गरीबी आरक्षण एक ही बात है, उसको सशक्त किया जाए। गरीबी आरक्षण एक ही बात है।
नहीं, मैं गरीबी आरक्षण को एक बात नहीं मानता। जो गरीब लोग हैं अगर उनको सहूलियतें दी जाती तो उस सहूलियतों के हिसाब से उनको जरूर अंतिम व्यक्ति को फायदा होता है, गरीबों को फायदा होता है। और जिसके वजह से आप कैसे बढ़ाएंगे, गरीबी कैसे खत्म कर सकते हैं किसी देश में, किसी मुल्क में? उसको तो सहूलियतें कुछ चाहिए ना भाई। नहीं तो गरीबी सहूलियतें तो सभी सरकार देती है। गरीबी चीज अलग है, इसको बांट के आरक्षण देखने चीज की अलग है। जरूरत नहीं। गरीबी चीज अलग है, आरक्षण अलग है। कुंवर अजय जी आपके पास आना चाहेंगे, समझना चाहेंगे ये जो ताना बाना बुना जा रहा है आरक्षण का, लंबे समय से इस तरह की राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी करे, आप इस तरह की राजनीति करते हैं, देश कैसे एक होगा? देश की एकता और अखंडता की बात करिए, आप आरक्षण को लेकर बैठ जाते हैं। आर्थिक आधार पर तय हो किसका कितना है, सारी चीजें सही हो जाएंगी। रविंद्र जी, आपके माध्यम से मैं देश और प्रदेश की जनता को ये बतलाना चाहूंगा कि बीजेपी ओरिजिनलिटी पे विश्वास नहीं करती, जमीनी हकीकत स्वीकार करना नहीं चाहती। ये केवल झांसा देना चाहते हैं, ये मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते। तो ये कैसे समझेंगे? अरे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप जिस तरीके से, जब आप जानते ही नहीं हैं कि यहाँ के कितने लोग खाने वाले हैं, तो आप खाना कितने लोगों का भेजेंगे? ठीक है, एक बात बताइए अजय जी, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आप ये बताइए कि जो चीजें तय होती हैं वो योग्यता के आधार पर तय होती हैं या संख्या के आधार पर तय होती हैं? देखिए, यहाँ हम सरकारी योजनाओं की बात कर रहे हैं। तो सरकारी योजनाओं की भी बात कर लें तो संख्या के आधार पर होगा या योग्यता के आधार पर होगा? देखिए, योग्यता जब तक आप संख्या नहीं पहचान पाएंगे, संख्या हकीकत, जमीनी हकीकत आपको पता नहीं चलेगा, तब तक उनके उत्थान के लिए आप काम कैसे करेंगे? तब तक राजनीतिक रोटियां भी कैसे सेकी जाएंगी? इतने लंबे समय से कितना, अगर थोड़ा सा पीछे मुड़ कर देखिए। हाँ। उत्तर प्रदेश में एक नारा चला था जब माननीय कांतीराम जी और मुलायम सिंह जी आपस में समझौता किया था, चला था, मिले मुलायम कांतीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो अब इनका जय श्री राम वाला नारा चलने वाला नहीं है, क्योंकि देश की जनता, देखिए सबसे पहली चीज तो ये है ना अजय जी, धार्मिक चीजों को सियासत में तो नहीं लाना चाहिए। ये आप भी समझदार हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी समझदार हैं, सारे लोग समझदार हैं। अब ये जो नारे दिए गए, सुन लीजिए एक मिनट, ये जो नारे दिए गए, इसमें अगर हम सियासत देखने लगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आरक्षण में अगर हम हक की बात जब तक करते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन आरक्षण में जब सियासत होने लगती है तो फिर दिक्कत है। देखिए रविंद्र जी, जमीनी हकीकत को पहचाने बिना आप किसी भी योजना का सदुपयोग नहीं कर सकते। जब तक आप वास्तविकता नहीं पहचानेंगे, मैं फिर उस बात को कहने जा रहा हूं, किस जाति की कितनी संख्या है और उस जाति को, अगर आपको, जिस देश का प्रधानमंत्री अपने आप को बैकवर्ड कहता है और सरकार को यह मालूम नहीं है कि बैकवर्ड जातियां कितनी हैं, आज तक उसका सर्वेक्षण हो रहा, यानी हम आपको बता रहे हैं कि ये जमीनी हकीकत स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। आपको जानकर अचरज होगा रविंद्र जी कि जो हमारे देश में लोकसभा और विधानसभाओं का जो इलेक्शन होता है वो 1971 के जनगणना के आधार पे होता है। ठीक है। और ये और आप लोग सियासत में जब से हैं, एक सवाल लेके फिर हम रत्नेश के पास जाएंगे, फिर रमेश जी के पास। जी, आप लोग लंबे समय से सियासत कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं ओबीसी की, सारी चीजें अब याद आ रही हैं आपको? 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद से 2023 आ गया, तब तक पड़े पड़े सबके सब सोते रहे, तब आरक्षण की भी याद नहीं आई, तब केवल सियासत की याद आ रही थी। ये जब भी देश के आजादी से पहले और देश के आजादी के बाद बैकवर्ड आरक्षण की बात हमेशा उठती रही, लेकिन ये केवल झांसा देकर के, अरे उनकी बात मत करिए, अपनी बात करिए। मैंने आपसे सवाल पूछा है, वो झांसा दे रहे हैं, आपने क्या किया ये तो बता दीजिए। देखिए, हमने बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हो गई है, एक चरण उसका पूरा 2023 में, और एक चरण उसका पूरा हो गया, दूसरा चरण में फिर जनगणना हम करने जा रहे हैं।
और इस स्थिति में देश की जमीनी हकीकत को पहचान करके कि जमीनी हकीकत क्या है, किसकी कितनी संख्या है, जब जिसकी भारतीय जितनी जनता संख्या है, पार्टी ने जमीन दिखा दी सियासी दलों को, तब जाके आपने आपको आरक्षण की जमीन ध्यान आ रही है। हकीकत बात ये है। ये नहीं। रत्नेश जी आपके ये पास देश आना की चाहते जनता हैं। इनकी कांग्रेस को भी सावधान इतने लंबे देश को समय समझ तक चुकी शासन है। कांग्रेस ने किया है। अब ये सत्ता कुछ में तो आने ठीक वाला है, नहीं। ठीक है, आपके पास आएंगे। अब जरा अगले का सवाल ले लेते हैं, क्योंकि हमें रत्नेश जी को भी वक्त देना और रमेश जी को भी वक्त देना। रत्नेश जी, इतना लंबा वक्त हो गया, सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। जो जहां खड़ा था वो वहीं खड़ा है। हिंदू मुस्लिम सारी बातें हो गई, हिंदुत्व का एजेंडा भी उठ गया, खूब सियासत कर ली। एक रास्ता कब तय होगा? और क्या लगता है ऐसे देश चलेगा? आज आपने फिर आरक्षण की बात कर दी राहुल जी ने, ये करेंगे वो करेंगे, तो ये सब ख्याली पुलाव कब तक पकता रहेगा? और जिन लोगों को हक मिलना चाहिए उनको आज तक हक नहीं मिला, उनको हाशिए पर रखा जा रहा है। चलिए देखिए रविंद्र जी, आरक्षण की बात करना इस देश में इसलिए जरूरी है क्योंकि आज कहीं ना कहीं जो एससी, ओबीसी और एसटी कम्युनिटी के जो लोग हैं, अगर वो इन वोटों तक पहुंचे हैं और उनमें ये जो राजनीतिक जागरूकता आई है, वो इसी कारण आई है क्योंकि उनको अतीत में आरक्षण मिला। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हुआ करते थे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते। मैं आपको बताता हूँ आरक्षण क्यों जरूरी है इस देश में। मैं रत्नेश कुमार मिश्रा हूँ, मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, मैं सामान्य वर्ग से आता हूँ। मेरे पालन पोषण में और एक दलित परिवार में पैदा हुए लड़के के पालन पोषण में रविंद्र जी जमीन आसमान का अंतर है। उस गैप को कंपनसेट करने के लिए, उस गैप को कंपनसेट करके दोनों को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली और सोशली इक्वल करने के लिए रिजर्वेशन आवश्यक है। आप रिजर्वेशन को केवल नौकरी देने का साधन मत नहीं, वो तो कोई कह रहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए, तो किस आधार पर आरक्षण होना चाहिए? रविंद्र जी सुनिए, मैं बात को कंक्लूड करूंगा। हाँ। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है वो ये कहती है कि वो प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करवाएगा। ठीक है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। दूसरी बात, सारे जो फंडामेंटल राइट थे, इसमें जो आर्टिकल 15 और 16 में जो आरक्षण से जुड़े हुए जो प्रावधान है, उनका इम्प्लीमेंटेशन अगर स्टेट नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए भी हमारे डीपीएससी में बताया गया। अब इतनी सारी तो पढ़ाई करी है ना आपने रत्नेश जी, बता दीजिए जरा, ओबीसी को कोई परिभाषित किया गया कहीं? ओबीसी को कहीं परिभाषित किया गया है क्या? अब मैं आपको जवाब दे देता हूँ जी। भारतीय संविधान में ओबीसी को कहीं परिभाषित नहीं किया गया। फिर? लेकिन ओबीसी तो सुनिए तो इंदिरा गांधी वर्डिक्ट में ओबीसी को परिभाषित किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 13(2) के तहत भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। भारत में कहा जाता है कि भारत में वही संविधान है जो न्यायालय कहता है। ओबीसी का फुल फॉर्म तो पता है ना सर आपको? बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। रविंद्र जी सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, संवैधानिक जवाब दे रहा हूँ, हवाई बात नहीं। भारतीय संविधान के ओबीसी के एजेंडे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी जातियां सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी है, जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनको ओबीसी माना जाएगा। अब आप सरकार निर्धारित करें कि कौन सी जातियां जो है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई है। अब एक चीज बता दीजिए, आर्थिक आधार पर भी तय करने का कोई पैरामीटर तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ना। तो पवार साहब तो कह रहे हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, और ओबीसी की जब बात करते हैं तो ओबीसी का फुल फॉर्म तो पता ही है ना आपको? अरे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहे ना कि वो सभी प्रकार के जातिगत आरक्षण का विरोध करते हैं, जो इकोनॉमिक आरक्षण का समर्थन करते हैं, और अपने प्रधानमंत्री जी को बोले कि वो आपसे खुद को पिछड़ा जाना बंद करे और सभी को क्या कहते हैं इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन दे देगा। ये तो भाजपा का असली चाल और चरित्र सामने आ रहा ना भाई। ये तो ओबीसी और एससी एसटी के खुलेआम विरोधी है। समझ में नहीं आता। ठीक है, एक मिनट संदीप जी, एक मिनट संदीप जी, आएंगे आपके पास। भारतीय जनता पार्टी को सब समझ में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को ये आपकी नौटंकी समझ में आ रही है साहब, परेशान आप मत होइए। आप लोग की पूरी नौटंकी समझ में आ रही है। कहीं का संदीप जी एक मिनट, संदीप जी आपके पास आएंगे तब। रमेश जी से ले लेते हैं सवाल। रमेश जी, अब राहुल गांधी ने एक एजेंडा सेट किया है, कह दिया है जितनी आबादी उतना हक, सहमत हैं आप? नहीं है।
बात एक वक्ती जरूरत की है। हाँ। आप देखें कि कई राज्य सरकारें, आंध्र प्रदेश की, केरल की, इतना भ्रम का वातावरण है कि वो रिजर्वेशन कर रहे हैं तो 50% से ऊपर भी कभी कभी चला जा रहा है, फिर वो कोर्ट में भी चैलेंज हो जा रहा है, फिर वो स्टे भी हो जा रहा है, और फिर उस पर सर्वे का ऑर्डर हो जा रहा है। तो जो उस नीति को बनाने का मोटिव है वही डिफीट हो जा रहा है। तो अब हर राज्य सरकार अपने वोट बैंक को ध्यान में रख करके ऐसा कर रही है। तो ये आवश्यक भी है कि एक रूपता, यूनिफॉर्म वाली जनगणना करा दी जाए सबकी, सारी जातियों की, और जो होती ही है हर 10 साल तो होने का प्रावधान भी है, उसको सार्वजनिक भी कर दिया जाए। आम आदमी पार्टी कराएगी जी, आम आदमी पार्टी कराएगी। देखिए, ये जनगणना को कराने का जो तरीका है वो केंद्र सरकार की वास्तविक जिम्मेदारी है, और राज्यों की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, राज्यों की जिम्मेदारी है, अवश्य राज्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन जो केंद्र की योजनाओं का लाभ है वो मिलने के लिए तो केंद्र अपनी जनगणना पे भरोसा करेगा ना, वो राज्यों की जनगणना को दरकिनार कर देगा, तो केंद्र और राज्य के संबंधों में भी दरार आ सकती है। नहीं, लेकिन सियासी दलों का ही जब आपस में भरोसा नहीं है तो फिर आप बाकी लोगों को भरोसा कैसे देंगे? जब हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए, जिसको हम अपनी मां कहते हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, और उसमें भी हमारी नियत में खोट है अगर, तो फिर राम भरोसे ही है सारी चीजें। जी नहीं, राम भरोसे नहीं है, संविधान भरोसे है। कहने का अर्थ ये है कि इसमें जो देश है वो क्या है, हमसे आपसे मिलकर ये देश बनता है। जो देश का पैसा है वो किसका है? वो हमारा आपका ही है। ये हमारे आपके लिए ही खर्च होना चाहिए। तो इसका सीधा संबंध जो आरक्षण से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आरक्षण से जोड़ने का प्रयास मत कर दीजिए। अब हमें समझना होगा कि आबकारी नीति जो है वो किस तरफ, किसके लिए तय की गई थी। संदीप जी, आपने खैर सबको सुना, लेकिन देखिए, पहली चीज ये है कि हक की जब बात चलती है तो उसमें आप आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो हक और गरीबी में फर्क हो जाता है। इसको हमें तो समझना होगा ना कि हम सबको एक ही लाइन में रख देंगे। बोलना चाहता हूँ एक लाइन, सिर्फ एक लाइन। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि संसद का नया भवन बन रहा है जी, और सीटों की संख्या बढ़ने वाली 700 के आसपास जाने वाली है। ठीक है। तो 543 से जब 700 सीटें जाएंगी तो नए सिरे से परिसीमन होगा, उसमें फिर आरक्षित सीटें और अनारक्षित सीटों की कैटेगरी बनानी पड़ेगी। इसके लिए भी जातिगत जनगणना आवश्यक है। ठीक है। संदीप जी, म्यूट पे हैं शायद आप, म्यूट कर लिया। सॉरी, आवाज आ रही है? हाँ, आप मैं ये अभी तक तो आप पे आरोप लगते रहे कि आप आवाज दबाते हैं, अब आपकी खुद की दब गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे अजय भैया कह रहे थे, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, SC, ST और OBC जो ये आरक्षण का प्रावधान है, तो हर राज्य में कभी कभी, अजय जी को पता होगा, हमारे यहाँ बिहार में जो बनिया तबका है वो शायद आरक्षण की श्रेणी में आता है, लेकिन दिल्ली में आ जाइए तो वो अपर श्रेणी में आता है। हर स्टेट में सभी जातियों में ऐसे कि राज्य सरकारें SC, ST, OBC जो है, इस अब कौन सी जातियां कितनी गरीब हैं और किस तरह आती हैं, उनका निर्धारण करता है। तो इस कंफ्यूजन को संदीप जी, एक तो इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए, क्योंकि कई बार आपके शीर्ष नेतृत्व को पता नहीं होता कि जो मोदी हैं वो OBC कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं। जो गुजरात है, गुजरात में वो लोग उस कैटेगरी में आती, वो जातियां आती हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ, मुझे पूरा रविंद्र जी कर लेंगे जी, फिर बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि मुझे अजय भैया की बात का इसलिए जवाब देना कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कंफ्यूजन में, उसको तो पता नहीं है, लेकिन अजय जी ने बहुत बड़ी बात कही कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो वो मुल्क को उसी जाति के जो कांग्रेस नहीं कर सकी, आम आदमी पार्टी नहीं कर सकी, वो जेडीयू की मानसिकता दिखती है, और बिहार में वो कर भी रही है। वो राजद के साथ मिलकर, कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है, वहाँ नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, वो दृढ़ संकल्पित होकर ये काम कर भी रहे हैं। क्या परिणाम आएगा बिहार की राजनीति को, क्या सोच के जनगणना हो रही है, वो सरकार उस विषय को कैसे रखती है? नहीं तो जनगणना के पक्ष में है, आप विपक्ष में। लेकिन मैं सिर्फ साफ इतना कहता हूँ, कांग्रेस के जो राजीव गांधी जी के रत्नेश जी आ रहे हैं, राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने जिस तरह की परिस्थिति का भारत के अंदर बयान किया, वो संभव है या नहीं है, कांग्रेस पहले तय कर ले अपने पार्टी के अंदर, फिर वो आके ये विषय रखे।
नहीं, ये संकल्पित होकर बात नहीं है रविंद्र। जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए ऑलरेडी हुई पड़ी है, हम तो कह रहे हैं कि हर 10 साल में होती है, राज्य सरकारें करवाती हैं, केंद्र सरकार करवाती है। अब जरूरी नहीं कि इसका ढिढोरा पीटा जाए, मुझे योजनाओं का लाभ तो देते हैं ना हम लोग। आज हर के राशन कार्ड बने हुए हैं ना, वो किसी भी स्टेट में हो, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, कांग्रेस ठीक है। अपनी सारी स्टेट में जहाँ जहाँ सरकार है जातिगत जनगणना कराए। एक मिनट, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं आपके पास, अजय जी आ रहे हैं। रत्नेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रत्नेश जी। देखिए रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है और भारतीय जनता पार्टी, इनके अंदर बहुत बड़ी संशयात्मक स्थिति है। अभी ये कह रहे थे कि ढिढोरा नहीं पीट रहे हैं। राहुल गांधी जी के बयान से ओबीसी का अपमान हुआ, ये सबसे ज्यादा ढिढोरा इन्होंने पीटा। लेकिन जब ओबीसी को उसका हक और अधिकार देने की बात आई तो कहना ढिढोरा नहीं पीटा। इनकी जो स्थिति है, इसी स्थिति का लेकर संशय है। आप मुझे देखिए, संदीप जी जब आप बोल रहे हैं तो मैंने बोला ना, सुनिए ना। संदीप जी एक मिनट, संदीप जी सुन लेते हैं ना संदीप जी, नहीं तो आप जवाब कैसे दे पाएंगे? आगे जेडीयू निकल चुकी है, अगर हम समझने की जरूरत है। नहीं संदीप जी, संदीप जी वो अजय जी का ज्यादा गंभीर है। हाँ नहीं, अजय जी की बात को भी लेंगे, इसके बाद अजय जी को नंबर दे रहे हैं, फिर हम एक एक करके सबके पास आए। रत्नेश जी क्या कह रहे हैं, कम सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। स्वीकार करने को तैयार। रत्नेश जी एक मिनट, संदीप जी सुन लेते हैं, कम से कम वो पूरी बात रख लें, आपको भी बात रखने दी, वो भी पूरी बात रख लें, तब तो आप जवाब दे पाएंगे, नहीं तो फिर सब हौच पौच हो जाएगी। जी देखिए, और सबसे बड़ी बात, हाँ। हमारे यहाँ जातियों को लेकर 2 लिस्ट है रविंद्र जी। एक होती है ओबीसी SC ST की, एक होती है जो लिस्ट होती है स्टेट की, एक होती है यूनियन गवर्नमेंट। मैं भी डिफर करता है कि यूनियन गवर्नमेंट की लिस्ट में जो जाति जनरल कैटेगरी में आती है वो किसी स्टेट की लिस्ट में क्या होगी, ओबीसी में आएगी, और किसी अदर स्टेट की लिस्ट में ओबीसी में नहीं आएगी। आ रहे संदीप जी, आ रहे एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ कि गुर्जर और जाट जो है वो राजस्थान में ओबीसी में नहीं आते, यूपी में ओबीसी में आते। सेंटर तय नहीं कर। अरे जो बात संदीप जी कहना चाह रहे थे, जो बात संदीप जी कहना चाह रहे थे, वही बात आप भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ जातियां हैं वहां पर। बात तो कंप्लीट हो जाए। अच्छा ठीक है, करिए, बात कंप्लीट है। मुझे लगा आपकी बात कंप्लीट हो गई। माननीय प्रधानमंत्री जी जो खुद को पिछड़ा बताते हैं, ठीक, केंद्र सरकार की जो जातियों की लिस्ट है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सरनेम है मोदी जाति, वो सामान्य वर्ग में आती है, और गुजरात की स्टेट लिस्ट में वो ओबीसी आती है। तब ओबीसी बने जब 2002 में माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने स्वयं कानून बनाकर मोदी कम्युनिटी को ओबीसी की लिस्ट में डाल दिया। उससे पहले तक मोदी कम्युनिटी जनरल कैटेगरी में आती थी। मोदी कम्युनिटी ना तो ठीक है, आप जवाब ले लें, आप जवाब ले लें, हुई है, और आप समझ लीजिए मोदी कम्युनिटी ठीक है, बहुत सवाल हो गया, गुजरात की। जवाब ले लें हम। अब मेरी बात कंक्लूड कर दूं, हाँ। कंक्लूड कर दूं सर। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल ओबीसी और SC ST वर्ग को छलने का काम न करे, केवल उनको वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल न करे, उनका हक सबसे लंबा शासन किया है कांग्रेस ने, और उसके बाद भी आप आरोप उन पर लगा रहे हैं। हमारी ही सरकार में उनका क्या कहते हैं राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण हुआ रविंद्र जी। तो लागू हो गया था आपके कार्यकाल में, लागू हो गया था, पूछा तो जवाब दे देता हूँ। आपके कार्यकाल में लागू हो गया था। अरे सर सुनिए तो, हमने सशक्तिकरण किया, इन्होंने उनका हक खाया। उत्तर प्रदेश में 6000 पद प्राइमरी के शिक्षक भर्ती में खा गए। सर सरकार चली गई थी आपकी जी। भर्ती में खा गए। संदीप जी जवाब दीजिए, ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं, ठीक है संदीप जी। ओबीसी कम्युनिटी के लोग उनके खिलाफ रत्नेश जी, अब आप सुन तो लीजिए ना उनका, फिर बाकियों को भी समय देना हमको। आप सुन तो लेते ना, आप जवाब तो दिलाने दीजिए उनको। देखिए, जब इनसे पूछा गया आरक्षण का विषय तो इन्होंने मोदी जी का नाम लिया और अपनी पूरी कथा कहानी कह के खा गए। लोगों को पता है 47 के बाद अगर गिनाऊं तो हर कोई रत्नेश जी अब सुन लीजिए, आएंगे, दोबारा आएंगे आपके पास रत्नेश जी, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं बोलिए। कांग्रेस के रत्नेश भाई, अभी पूरी जानकारी आरक्षण के विषय पे आपको नहीं है, आप सॉरी बोलिए। कारण ये है कि देश में कांग्रेस अभी भी कई स्टेट में, ठीक है, एक मिनट रत्नेश जी, एक मिनट रत्नेश जी, प्रधानमंत्री है तो उन्हीं का नाम लेंगे ना। रत्नेश जी आप युवा नेता हैं, एनर्जेटिक हैं, ठीक है,
लेकिन हर चीज का एक डेकोरम है हर चीज का। संदीप जी एक मिनट, संदीप जी एक मिनट, रत्नेश जी हर चीज का एक डेकोरम है। अजय जी से सीखना चाहिए। आप रत्नेश जी आप दूसरों का समय खा रहे हैं। देखिए क्या बात कर रहे हैं? देखिए दूसरों का समय खा रहे हैं आप। वोट मिलता है क्या आपको? ये दिक्कत है। एक मिनट संदीप जी, एक मिनट संदीप जी, एक मिनट संदीप जी, एक मिनट बड़े वही हैं। संदीप जी एक मिनट, रत्नेश जी एक मिनट रुक जाइए। रत्नेश जी प्लीज एक मिनट बात समझ लीजिए। देखिए सबको हमें बराबर का वक्त देना है। अब कोई निष्कर्ष निकलेगा तो अच्छा रहेगा। रत्नेश जी एनर्जेटिक हैं आप, हम समझते हैं, लेकिन कम से कम एक बार जिसका अब हम आपके सवाल का जवाब रहे हैं, आप बीच में बोलेंगे तो दर्शकों को भी कुछ समझ में नहीं आएगा, हमें भी नहीं समझ में आएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान किया ठीक। गया था भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा, मैंने उसका अध्यक्ष किया। अब मोदी जी ठीक है, अब हमें जवाब ले लेने दीजिए। अब आपकी बातों के जवाब, ठीक है, अब आपकी बातों के जवाब, ठीक है, आप जवाब ले लेना संदीप जी। संदीप जी जवाब लेने दीजिए। मैंने उसका अध्यक्ष किया। ठीक है, अब हो गया ना, हो गया ना। मोदी जी का हमारे आइडियोलॉजिकल रत्नेश जी पूरा समय हम आपको दे दें क्या? पूरा समय हम आपको दे दें? ये दिक्कत है ना आपके साथ, पूरा समय आपको दे दें, बाकियों को भी मौका दीजिए। हम जवाब ले रहे हैं आपका। देश के प्रधानमंत्री का अपमान होगा तो मैं बोलूंगा रवि। हाँ ठीक है, राहुल जी के अपमान पे बोल लीजिएगा। बीजेपी में जाने की सोच रहे हैं तो अलग बात है। प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो उनको भी वही सम्मान देंगे। ठीक है, संदीप जी जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए रविंद्र जी, दो बातें हैं। कितनी कटु शब्दों का प्रयोग अजय जी ने किया कि जिसकी जितनी क्या कहते हैं संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देखिए समाज को और जातियों का वर्गीकरण और जातिगत जनगणना का जो इनका उद्देश्य है वो साफ साफ झलकता है कि भारत को कैसे टुकड़े में खंडित करना चाहिए और टुकड़े जातियों के टुकड़े को लोगों के समक्ष रखना चाहिए। इसी का जो एक स्वरूप है। हमें लग रहा है राहुल जी तो कह रहे हैं, उनके कांग्रेस की जहां सरकारें, उन्होंने एक भी सरकारों ने ये काम नहीं किया होगा, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर ये काम शुरू भी कर दिया। अभी जैसे उनके प्रवक्ता जी कह रहे थे, और दूसरा फेज भी स्टार्ट हो गया। तो सही किया या गलत किया? जो है विकृत नहीं होना चाहिए। सही किया गलत किया? जनगणना हर 10 साल में होती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास उसकी सूची होती है और उसी के वजह से लाभार्थी तय किए जाते हैं और लाभ जो होता है लाभार्थियों तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम होता है। मेरे रत्नेश भाई गुस्सा रहे थे। देखिए बीपी बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। फिर राजीव जी कहते हैं कि 100 रुपया चलता है तो 97 रुपया भेंट चल जाता है, तो कौन से लाभार्थियों तक? ठीक है संदीप जी, ठीक। सुन लीजिए जी। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आरक्षण है क्या। हाँ। आरक्षण बेरोजगारी दूर करने की कोई उपाय नहीं है। ये सामाजिक हिस्सेदारी का एक अंग है। मैंने शुरुआत में उनसे ये पूछा था कि आरक्षण तो हक की बात की जाती है, आर्थिक आधार पर तो आप गरीबी और अमीरी तय करोगे ना। जी तो ये समझ लीजिए कि जो भी आजादी के पहले से मांग होती चली आई है कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, बिरला या गरीब का बेटा सबका शिक्षा एक समान, ये सब बातें आपने सुनी होगी। लेकिन नहीं, यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो जनसंघ इसी विचारधारा में आता था, कहाँ गया वो गरीब का बेटा? शाह और गरीब का बेटा सबकी शिक्षा एक समान होना चाहिए ना। नहीं, आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, गरीब के बेटे की बात कर रहे हैं। जी हम ये कर रहे हैं। आप अपनी बातों में कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? नहीं, हमने इनसे बताया कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। ठीक है, पिछड़ा कौन? नारे तो नारे ही रह गए ना। ये जातिगत अजय जी, नारे तो नारे ही रह गए ना, उद्धार तो नहीं हुआ ना। रविंद्र जी, और बात को जो सियासत में अपना रंग जमाना चाहते थे, सुनिए, जिनकी जेबें भर गई, जिन्होंने अपनी पीढ़ियां अच्छी कर ली, साथ साथ पीढ़ियां उनकी खा रही हैं, उन्होंने कितना हित कर दिया। रविंद्र जी, अब हमारी बात को कंप्लीट करने दीजिए और इस बात को सुनिए। हाँ। कि जो भी बातें हैं, सबसे पहले तो सरकार की नीयत ठीक नहीं। इन्होंने उत्तर प्रदेश में अभी पिछड़ा आरक्षण खत्म कर दिया था निकाय चुनाव। किस सरकार की नीयत ठीक नहीं है? जो वर्तमान में सत्ता में सरकार है, केंद्र सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अच्छा। ये पिछड़े और दलितों, शोषित, वंचितों और लांछित लोगों का आरक्षण खत्म करना चाहते। आम आदमी पार्टी की नीयत ठीक है। ये कोई न कोई बहाना बना करके आम आदमी पार्टी की नीयत ठीक है।
देखिए, ये किसी न किसी बहाने से आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। जब संविधान बना था और संविधान के अनुच्छेद 41, 42, 43 में इसका पूरा जिक्र हुआ है। सबसे पहले पिछड़े आरक्षण की जब बात आई तो ये लोग समझ ही नहीं पाए अच्छा। कि पिछड़ा है कौन। और काका कालेलकर आयोग के रिपोर्ट के पश्चात भी अभी आज तक भारत के राष्ट्रपति को नहीं मालूम है। एक काम करिए अजय जी, कितनी एक काम कर दीजिए छोटा सा हमारा, जी 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 जरा समझा दीजिए पिछड़े क्या होते हैं। देखिए, पिछड़ी जातियां सबसे पहले जो हमारे संविधान में 15% जो आरक्षण शेड्यूल कास्ट को दिया गया, और अब आप एससी पे आ गए, मैं पिछड़ा पूछ रहा हूँ आपसे। जी जी, हम पिछड़ा पूछ रहे हैं। जो अभी दो आधार पर रत्नेश जी ने बताई ना कि 2 आधार पर आरक्षण तय होता है, एससी एसटी और उसके बाद ओबीसी। हम तो ओबीसी पूछ रहे हैं, अभी एससी एसटी हटा दीजिए। जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं वही पिछड़े हैं, जिन्हें आप धोबी कहते हो, जिसे आप नाई कहते हो, जिसे आप पटेल कहते हो, जिसे आप मतलब जो आपके सामने चप्पल पहन के नहीं चल सकता, जो आपके सामने जाति से पिछड़ा तय होगा, सकता। जाति से पिछड़ा तय होगा। सामाजिक जाति, देखिए, अगर जाति से पिछड़ा तय नहीं होता है रविंद्र जी, तो एक केंद्र सरकार नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ क्यों देती है। जातिगत सर्टिफिकेट हटा दे, ठीक है। तहसीलों में जाति का सर्टिफिकेट बनना बंद करा। तो ये जो सियासत फिर से गरमा रहे हैं आरक्षण को लेकर, ठीक है। ये मंडल आयोग था जिसका गठन 1979 में किया गया था। सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य से किया गया। इस आयोग का नेतृत्व भारतीय सांसद बीपी मंडल द्वारा किया गया था। लेकिन एक लाइन जो अब समझने वाली है, जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए आरक्षण एवं कोटा निर्धारण की व्यवस्था की गई। अब ये जातिगत भेदभाव को आप जरा समझिए, इस लिहाज से बहुत सारी बातें कही गई थी तब के परिदृश्य में। अब हम बहुत आगे निकल आए हैं। अगर इतने वर्षों के बाद भी चीजें वहीं की वहीं हैं और हम उन्हीं मुद्दों पर बात कर रहे हैं, तो फिर सुधरा क्या क्या, कहां खड़े हो गए? रमेश जी, आपके पास आना चाहेंगे कि हम अगर इतने लंबे अंतराल के बाद भी वहीं खड़े हैं, हम आरक्षण की बात की बजाय विकास की ही बात करें, सबको साथ लेने की बात करते हैं, लेकिन इन बातों में भी विरोधाभास आ जाता है। अगर आरक्षण की बात हम करते हैं और इतने बड़े बड़े दल, चाहे बीएसपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सब अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है और सियासत हमारी वहीं से शुरू होकर वहीं पर खत्म हो रही है बार बार, तो फिर नया क्या है और कैसे सुधरे ये बात? देखिए, ये बहुत बड़ा सामाजिक सवाल उठा रहे हैं आप जी, तो बड़ा महत्वपूर्ण भी है। क्योंकि जब आप ये जाति के वेलफेयर को आरक्षण से जोड़ देते हैं, तो ये समझने की कोशिश की जाती है कि क्या सभी को सरकारी नौकरियां मिल जाएंगी या उसमें आरक्षित सीटें मिल जाएंगी। हमें समझना चाहिए कि सरकारी नौकरियां दिन प्रतिदिन कम ही हो रही हैं, बढ़ नहीं रही हैं। क्योंकि नहीं, यहाँ नौकरियों की बात नहीं है सर, यहाँ सिर्फ नौकरियों की बात नहीं है। अधिकार सिर्फ नौकरियों में थोड़ी ना होता है, अधिकार तो बराबर में बैठने का भी होता है, अधिकार बराबर में पढ़ने का भी होता है। जी जी, जब आप इसको सिर्फ और सिर्फ आरक्षण से जोड़ दे रहे हैं तो आप व्यापक सवाल को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये सरकारी योजनाओं के लाभ के समान वितरण से संबंधित है ये पूरा मामला। इसको सिर्फ आरक्षण तक सीमित मत करिए, क्योंकि सरकार हो या कोई भी हो, जैसा अभी जेडीयू वाले भाई साहब कह रहे थे कि सबको नौकरी नहीं दी जा सकती, वो उसका समाधान नहीं है। दूसरी चीज क्या है, आप बढ़ती हुई जनसंख्या को भी तो देखिए। जनसंख्या नियंत्रण अपने आप में एक समस्या है। भारतीय जनता पार्टी कई जगहों पर राज्यों के चुनाव जब आते हैं तो कहती है हम समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। तो पहले तो सरकारी जो दल है केंद्र में वो अपने आप में भ्रम की स्थिति में है कि वो समान नागरिक संहिता पहले लेकर के आ जाएंगे। बताइए, राज्यों के चुनाव में कहते हैं, केंद्र इनका कोई जवाब नहीं दे रहा है, राज्यों के चुनाव में कहते हैं और चुनाव के बाद वो बात गायब हो जाएगी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा है समान नागरिक संहिता, लेकिन न तो उसको बनाएंगे और उसका नाम लेकर के सिर्फ ध्रुवीकरण करेंगे। तो इस पर राजनीति नहीं, सामाजिक सुधार के प्रश्नों को जवाब देने की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन चलिए ये सब भी बातें हम मान लेते हैं रमेश जी, लेकिन
जातिगत आधारित जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अवश्य होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि केंद्र और राज्य की सामाजिक नीतियों में एक रूपता आएगी। ठीक। वो यूनिफॉर्मिटी बहुत जरूरी है। तो आम नहीं आदमी कुछ पार्टी इसका आगाज कब करेगी? आम आदमी पार्टी इसके समर्थन में है। और आप तो जानते हैं कि यहाँ तो हम फंसे रहते हैं, यहाँ तो हम एलजी साहब की दया पे निर्भर करते हैं, है यहाँ तो कोई भी फाइल पहले बड़े साहब के पास जाती है। हम इसका सिद्धांत रूप में, व्यवहारिक रूप में समर्थन करते हैं। ये जनगणना होनी चाहिए। ठीक है। संदीप जी, आप क्या मानते हैं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और बीजेपी करवा लेगी या नहीं करवा लेगी? नहीं रविंद्र जी, ऐसा कोई आश्वासन है? हर 10 साल पे सरकारें स्वयं करवाती हैं। तो उसके आंकड़े कहाँ हैं सर? आंकड़े पेश कर दीजिए ना। इतना जनगणना होनी चाहिए। बात इस बात की है कि कौन सी जाति कितनी है, इसको लेके जो आंकड़े पेश कर दीजिए, उसको क्या दिक्कत है? हाँ, अजय जी जो बात कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हम राजनीति करने का अवसर मिल जाए। भारत में जो विकास की बात हो रही है, भारत में जो समानता की बात हो रही है, भारत में जो एकता की बात होती है। रविंद्र जी, एक बात आज मैं बता देता हूँ। अजय भैया समाजवादी हैं, पूरे समाजवादी लोग पूरे जीवन समाजवाद के लिए लड़ते रहते, आरक्षण करते हैं। और जब समाजवाद ऊंचा उठता है तो एक परिवार में आके समाजवाद परिवारवाद में कन्वर्ट हो जाता है और फिर परिवारवाद के समर्थक हो जाते हैं। अच्छा, तो क्या परिवार समाज से अलग होता है क्या? घृणित रूप परिवार समाज से अलग होता है क्या संदीप जी? देश ने देखा है। संदीप जी, अजय भैया जो इनकी पार्टी कर रही है, संदीप जी, संदीप जी, बिहार स्वीकार, संदीप जी, देश स्वीकार करे। संदीप जी, आरक्षण के मुद्दे पे साफ साफ कहते हैं कि जो आरक्षण आ रहे रत्नेश जी, सम्मत है उसको केंद्र सरकार ने लागू किया है। राज्य सरकार जहाँ जहाँ हमारी है वहाँ भी पूर्णतः लागू है और अंतिम व्यक्ति को विशेष लाभ मिल रहा है। नहीं, अगर एक परिवार आगे बढ़ रहा है और जनता उसको समर्थन दे रही है, उनको वोट कर रही है, उनको चुनकर भेज रही है, ऐसा तो है नहीं घर के लोग आपस में वोट दे लेते हैं और वो जीत जाते हो, तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ऐसे ही देश है। मैं यही तो कह रहा हूँ, यही समाजवाद का स्वरूप है। जो समाज नहीं, तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है या इसको समाजवाद कहेंगे? अगर एक परिवार के लोग एक मिनट जातियों में बांटने की जो राजनीति है कांग्रेस की या विपक्षी दलों की। नहीं, एक मिनट यहीं रुक जाइए, मैं सुन लेता हूं। अगर राजनाथ जी मंत्री हैं और उनके बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं और जनता उनको चुनकर भेज रही है, क्या गलत है? रविंद्र जी, आप विषय को दूसरी तरह ले। नहीं, मैंने सिर्फ एक बात करी, सिर्फ परिवार को। मैं तो ये, आपने परिवारवाद की बात करी कि एक परिवार तक समाजवाद सीमित रहता है, आप ही ने शुरू किया ना ये। इस देश में जो आरक्षण को लेके आंदोलन हुए या जिस तरह से आरक्षण की बातें हुई और जो समाजवादी स्वरूप इस भारत का बना, कांग्रेस ने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंड हुआ, समाजवादी राज्य की व्यवस्था की बात, लेकिन उसके बाद समाजवाद का जो हस्त हुआ इस देश में, उसका प्रयोग असफल रहा है। समाजवाद में इस देश को अच्छा, अगर अंबेडकर जी नहीं करवाते, बेरोजगारी के अलावा अंबेडकर जी ये सब चीजें नहीं करवाते, तो फिर कैसे चीजें सामने आती है बता दीजिए। रत्नेश जी, ठीक है, रत्नेश जी कुछ पूछना चाहे। रत्नेश जी, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को इस भारत में लागू किया, संदीप जी, कांग्रेस नहीं कर पाई, कांग्रेस नहीं कर पाई। मैं पूर्ण प्रवीण जी, मैं बात समाप्त करूंगा। मैं बीच में कांग्रेस के भाई बहुत बीपी उनकी बढ़ गई, सुन नहीं सकते क्योंकि उनकी तारीफ क्यों नहीं हो रही, मैं क्यों जेडीयू का नाम ले रहा हूँ, क्यों समाजवाद जप रहा हूँ। कोई बात नहीं, अब सुन लेते हैं। विरोध नहीं आया था। ठीक है जी, रत्नेश जी, किसी का नाम ले, विपक्षी एकता आपको बहुत खल रही है, आप परेशान ना हो, ये नाम ठीक है। रत्नेश जी की बात ले लेते हैं, समय कम है हमारे पास। अजय जी, देखिए रविंद्र जी, जातिगत जनगणना के आंकड़ों का जारी किया जाना इसलिए आवश्यक है कि क्या कार्यक्रम तो इसका बहुत ब्रॉड। हिमाचल में आप कब कर रहे हैं, राजस्थान में कब कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कब कर रहे हैं, यहाँ शुरू किया कि नहीं किया? कुछ तो जेडीयू और सीखिए, आपके जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश जी हैं, रत्नेश जी, उनसे सीखिए। ठीक है, क्या चल रहा है? ठीक है, बोलिए रत्नेश जी। वो कह रहे हैं हिमाचल में भी शुरू करवा लीजिए, कुछ गलत नहीं कह रहे हम शुरू करवाएंगे ना, ये उत्तर प्रदेश में शुरू करवाएं, मध्य प्रदेश में शुरू करवाएं और चुनाव हो रहा है भाई, चुनाव हो रहा है बाबा साहब, अम्बेडकर के संविधान को लागू करके चुनाव हो रहा है। बाबा साहब, अभी मैं बाबा साहब से पूछना शुरू करूंगा तो आप एक्सपोज हो जाएंगे, मत बोलिए उससे, ठीक है? ठीक है, मत बोलिए, अब सवाल पूछिए, कुछ पूछना हो तो पूछिए। ठीक है। देखिए,
हमारे संविधान का एक पार्ट है, पार्ट 4A, जिसमें DPFC है, इसमें अनुच्छेद रत्नेश जी ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी आपके प्रधानमंत्री होंगे या नीतीश जी प्रधानमंत्री होंगे? ये जो संदीप जी, आप विषय भटकाइए नहीं, समय कम है हमारे पास। आपके यहाँ तो आपके हिटलर ही संदीप जी ये इधर उधर मत जाइए, होंगे। डिबेट पर रहिए। हाँ, समय कम है हमारे पास। रत्न जी, देखिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ रविंद्र जी, तो भारतीय जनता पार्टी लाना नहीं चाहती लोग इसका। नहीं, सारे लोग महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, बताइए। मैं कह रहा हूँ, देखिए, एक हमारे आर्थिक 39 का और था, और गांव में एक बात की गई है, संसाधनों का समुचित वितरण किया जाए। उत्पादन और दोहन के संसाधनों का समुचित वितरण वो तभी संभव है जब जातिगत जनगणना के बाद जातियों के आंकड़े सामने आ सकेंगे। हाँ, ये तभी संभव है जब पवार जी मानेंगे ना। आरक्षण से जोड़ कर न लिखा जाए। शरद पवार जी तो कुछ और कह रहे हैं। शरद पवार जी तो कुछ और कह रहे हैं। कभी नहीं करेगी। रत्नेश जी, शरद पवार जी तो कुछ और कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शरद पवार जी तो कुछ और कह रहे हैं, आर्थिक आधार पर चीजें तय हों। अरे देखिए, शरद पवार जी का स्टैंड हो सकता है शरद पवार जी ईडी और सीबीआई। तो जब आप खुद एक नहीं है, आप चुनौती देने जा रहे हैं। अरे भाई, ये लोकतंत्र है रविंद्र जी, यहाँ सबको चुनौती देता है। मैं खुले आप मोदी जी को चुनौती देता हूँ। रविंद्र जी एक बात रत्नेश जी से पूछिए, प्रधानमंत्री नीतीश जी हैं या नहीं, वो विषय अलग है। वो जब चेहरा सामने आएगा वो तब पूछ लिया जाएगा। सरकार चलिए, की नीयत सही नहीं है। जातिगत जनगणना अगर सरकार स्वयं कराती है, क्योंकि अनेक जनगणना के आधार से हमारे लोकसभा विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो हम ये मान के चले कि इस बार विपक्षी दलों का सीधा एजेंडा यही है कि जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए और जातिगत जनगणना बनाम हिंदुत्व हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा मुद्दा लग रहा है कांग्रेस को कि उनके हाथ लग गया, क्योंकि लगातार अलग अलग प्रदेशों से इस तरह की आवाज उठने लगी है। कभी आदिवासी समुदाय की बात चलती है, कभी ओबीसी की बात चलती है, कभी SC ST की बात चलती है, एक बार फिर से जातिगत जनगणना की बात चल रही है। अब ये कब तक शुरू होगी, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में तो कराना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो दांव है कांग्रेस का और विपक्षी दलों का, क्या ये सच में काम आ पाएगा? क्या ये दांव भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर धकेल पाएगा? क्या ये दांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीछे हटने पर मजबूर करेगा? ये सारी चीजें देखनी होगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।